तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ह्यूमन फिजियो का चैप्टर नंबर 18 ले रहे हैं। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये भी हम देखेंगे, बिकॉज हम नीट ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए कहाँ से क्वेश्चन आता है दैट इज़ मोस्ट क्रूशियल, बिकॉज नीट में जो है क्वेश्चन का रिपीटिशन होता है, मतलब कॉन्सेप्ट का रिपीटिशन है, स्पेसिफिक जगह से मांगता है क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए होता है। ठीक है, सो हम उस चीज़ को मास्टर करेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है ये एक ब्लूप्रिंट रहेगा तो पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो कहाँ से क्वेश्चन आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है, खास करके WBC जो है वहाँ से क्वेश्चन आता है उनके नंबर से। ठीक है, कौन ज़्यादा किसका क्या नंबर है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड देन आफ्टर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है WBC से। ठीक है, उसके बाद ब्लड ग्रुप से इधर उधर बना के देते हैं, लेकिन काफ़ी इजी होता है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, खास करके जो नोड्स होते हैं, ऐसे नोड का पोजीशन, एवियन का पोजीशन, उसके बाद जो सेप्टाज होते हैं, ठीक है, थिन थिक कौन सा होता है, सिस्टोल, ठीक है, डायस्टोल, ठीक है, कार्डियक साइकिल की बात करते हैं, जॉइंट डायस्टोल की बात करते हैं। ठीक है, ये सभी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ECG, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, QRS क्या रिप्रेजेंट करता है, T क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम हम एकदम स्टेप वाइज देखेंगे कहाँ कहाँ से, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। खास करके जो पैराग्राफ का आखिरी लाइन होता है वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो डिसऑर्डर जो है चैप्टर का आखिरी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो हमने ब्लूप्रिंट देख लिया दैट ब्लड से क्वेश्चन आएंगे। ब्लड से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एक तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये वाला पार्ट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड ब्लड में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये जो WBC का पार्ट है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज़ों को देख लिया। फिर हार्ट की बात करेंगे, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ ब्लड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि इस लेक्चर में हम सिर्फ ब्लड का ही देखेंगे, बिकॉज हम स्टेप वाइज देखेंगे तो काफ़ी आसानी रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हार्ट से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं ये हमने बता दिया। नोड वगैरह की पोजिशनिंग से क्वेश्चन आता है, सिस्टोल डायस्टोल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, BP वगैरह से भी इधर उधर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बट बहुत ही कम आता है। ECG से क्वेश्चन आता ही आता है, डिजीज़ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम विथ रिस्पेक्ट टू नीट पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स में हम किस चीज़ की बात करेंगे, बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड्स में हम ब्लड की बात करेंगे। ठीक है, ब्लड। ठीक है, B से बॉडी फ्लूइड्स, B से ब्लड। ठीक है, याद करना काफ़ी आसान है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स है ना, उनका सर्कुलेशन, तो हम इसमें 3 चीज़ों की बात करेंगे। तो ब्लड हो गया, ठीक है, एक हार्ट हो गया, और एक वेसल्स हो गए, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, व्हाटएवर। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्लास 12th चैप्टर में दिया है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का आविष्कार किसने किया, खोज किसने किया, डिस्कवरी किसने किया, तो विलियम हार्वी। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज NCERT में ही दिया हुआ है, और दिस इज़ द चैप्टर जहाँ पे लैंग्वेज ऑफ NCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज़ द चैप्टर लाइक सेल डिवीज़न वाला जैसे चैप्टर था वैसे ये है, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, ये जो भी मैंने सर्कल कर रखा है, मतलब कि लैंग्वेज ऑफ NCERT यहाँ पे एग्जामिनर खेल सकता है। ठीक है, तो हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, एग्जामिनर कहाँ कहाँ पे फंसाएगा एंड हम उसे कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, और एक ट्रिक कि इस चैप्टर में हम जिस चीज़ों का भी स्टडी करेंगे, वेदर इट इज़ स्प्लीन, ब्लड वेसल्स, या फिर कोई भी अगर ऐसे नोड का भी ओरिजिन अगर पूछ ले कि क्या है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ ऐसे नोड, तो हम बोलेंगे मेसोडर्मल। ठीक है, इस चैप्टर में हम ब्लड का ओरिजिन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे उस सभी चीज़ों का जो ओरिजिन होगा वो मेसोडर्मल होगा। ये ट्रिक है। ठीक है, मतलब शॉर्टकट। अब एक एक चीज़ का हम याद नहीं रख सकते, और हम जानते हैं स्प्लीन भाई ग्रेवयार्ड होता है, क्यों होता है ये देखेंगे। ठीक है, ब्लड बैंक बोलते हैं। एंड एक बार AIPMT में क्वेश्चन आया था कि दैट इज़ द ओनली ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन होता, ये एक ऑर्गन है दैट रिसीव ओनली O2 ब्लड। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये स्प्लीन जो है लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, तो इट इज़ द ओनली ऑर्गन दैट रिसीव O2 ब्लड, बिकॉज हमें पता है भाई ब्लड बैंक है तो इसके पास सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी हम करके आंसर दे सकते थे अगर हमें कॉन्सेप्ट की पकड़ हो। ठीक है, सो हम स्टार्ट करें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, you have learned that all living cells have to be provided with nutrients, O2 and other essential substances. ठीक है, तो यहाँ से स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। ठीक है,
तो स्टेटमेंट ऐसे बन सकता है, देखो, ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, O2 एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे क्या खोलेगा, यहाँ पे ऑल की जगह वो फ्यू कर देगा, ठीक है, यहाँ पे ऑल की जगह फ्यू कर देगा, और यहाँ जो O2 है यहाँ पे ऐसे करके वो CO2 कर सकता है, ठीक है। एंड इट इज़ द वेरी ईजी थिंग, ठीक है, टू बी जो हम हमारे दिमाग से, देखो, मेजॉरिटी ऑफ द जो गलती होती है ना वो हार्ड क्वेश्चन में नहीं होता, इजी क्वेश्चन में ही होता है। तो अगर ये स्टेटमेंट दे दे और यहाँ पे ये उड़ा दे, यहाँ पे फ्यू कर दे और यहाँ पे O2 की जगह CO2 कर दे, तो ये पूरी लाइन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर खेल सकता है, ठीक है। सो ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट्स, चाहिए भाई उसे काम करने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए जैसे कि हार्मोन्स वगैरह, ठीक है। ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, ऑल्सो द वेस्ट, ठीक है, और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं सेल्स के द्वारा, मेटाबोलाइज वो कर रहा है, तो कैटाबॉलिज्म कर रहा है, तो ठीक है, हैव टू बी रिमूव कंटिन्यूअसली। यहाँ पे एग्जामिनर खेल सकता है, कंटिन्यूअसली को काट करके वो कुछ और दे देगा, ठीक है। हैज़ टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे टिश्यू को काट के वो एग्जामिनर कुछ और कर सकता है, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट हमने बना चुके हैं, ठीक है। अब देखो, it is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cells, ठीक है। these substances मतलब कि nutrients, oxygens and other essential substances मतलब कि hormones वगैरह की बात कर रहा है, ठीक है। different groups of animals have evolved different methods for this transport, ठीक है। तो ये भी एक स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। तो हमने अभी तक 3 स्टेटमेंट देख लिया, दैट ऑल लिविंग, यहाँ पे खेल सकता है, ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन्स एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस, ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट हमने देखा, वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हैव टू बी रिमूव कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमने देखा दैट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। तो इस ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग जो एनिमल्स हैं, जो कि भाई एरिस्टोटल भाई ने एक क्लासिफिकेशन किया था A9 में, हमने फर्स्ट चैप्टर जो कि लिविंग वर्ल्ड है वहाँ पे हमने देख चुका था। तो उन्होंने डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को ईजाद किया, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स जो कि सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे देगा एग्जामिनर, या तो ऐसे दे देगा, स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स में ब्लड नहीं होता है, दे सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, ठीक है, इन देयर बॉडी कैविटी, ठीक है, टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज द सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे में ब्लड है, ठीक है, इनके में ब्लड नहीं होता है, इसमें ये क्या करते हैं कि वाटर के थ्रू ही ये सभी चीज़ों को, ये वाटर के थ्रू ही फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, ठीक है, बॉडी कैविटी में लाते हैं टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज द सब्सटेंसेस, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह वाटर के थ्रू जो भी है आ गया, एंड कंटिन्यूअसली वेस्ट का जो रिमूवल है वो हो गया, ठीक है। एग्जामिनर एक तो यहाँ से क्वेश्चन देगा कि स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू द बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस, मतलब कि वेस्ट हो गया और या फिर काम का जो चीज़ है न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ठीक है, इसका आदान प्रदान, ठीक है। तो स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, SC से याद कर लो, SC, ठीक है। या फिर वो ऐसे क्वेश्चन देगा, माइट बी ऐसे ही क्वेश्चन दे, ये स्पॉन्जेस के अंदर जो भी आते हैं उनका एग्जाम्पल दे देगा, जैसे कि पोरीफेरा कर देगा, सिलेंट्रेट में भी जो एग्जाम्पल्स आते हैं वहाँ से भी एग्जाम्पल एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही फंसाएगा, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो ये तो सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात हो गई, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो वो यूज़ करते हैं स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडीज़, ठीक है, विद इन देयर बॉडीज़। ये जो है विद इन देयर बॉडीज़ नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये बाहर से ला रहे हैं, वाटर बाहर से आ रहा है। लेकिन जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें जो ये यूज़ करते हैं स्पेशल फ्लूइड्स, स्पेशल क्यों करते हैं हम देखेंगे, विद इन देयर बॉडी, ठीक है, ये विद इन देयर बॉडी होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर विद इन देयर बॉडी को हटा के कुछ और कर सकता है, ठीक है। टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स, सेम मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए ही, ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म किस चीज़ का, किस फ्लूइड का, स्पेशल फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं वो हम देखेंगे, दैट इज़ ब्लड, ठीक है। द ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनर यहाँ पे खेल सकता है, ठीक है। ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर दिस पर्पस, ठीक है। और अनदर बॉडी फ्लूइड, ठीक है,
तो एक ये हो गया। और अनदर बॉडी फ्लूइड जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, ठीक है, सर्टेन सब्सटेंस, यहाँ पे ऑल कर देगा एग्जामिनर, तो ये ध्यान देना, ठीक है। तो हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। मेनली 2 टाइप्स ऑफ वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, यूज्ड इन हायर ऑर्गेनिज्म, बॉडी, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। जेल एंड फ्लोएम का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन, ठीक है, इनके कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड्स एंड लिम्फ्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, लिम्फ से क्वेश्चन ये आता है कि लिम्फ में क्या होता है और ब्लड में, लिम्फ में क्या होता है और ब्लड में क्या होता है, मतलब कि इनमें डिफरेंस आता है। जैसे कि लिम्फ में WBC ज़्यादा होगा, ब्लड में WBC कम होगा, ब्लड में RBC बहुत ज़्यादा होगा और लिम्फ में RBC नहीं होगा, इसीलिए कलरलेस होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम करके देते हैं, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, और अगर लिम्फ, ठीक है, लिम्फ अगर बाहर आ गया तो इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन हियर इन, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है, उसे हम देखेंगे, ठीक है। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, गैस्ट्रिक सेल्स, हेल्प करता है, इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो सबसे पहले ये टर्म समझते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। पोइसिस का मतलब होता है बनना, ठीक है। अगर देखो ब्लड बने, ठीक है, इसको बोलेंगे हीमोपोइसिस या फिर हीमेटोपोइसिस। हीम शब्द हम ब्लड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हीमोपोइसिस या फिर हीमेटोपोइसिस बोलेंगे। कहाँ पे होता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। और अच्छा, ब्लड में सब कुछ आ जाते हैं, प्लाज्मा में जो भी प्रोटीन्स हो गए वो आ जाते हैं ब्लड में, ठीक है। WBC, RBC, प्लेटलेट्स। तो अगर प्लेटलेट, RBC, WBC का अगर पूछे कि इनका पोइसिस कहाँ पे होता है, जैसे WBC को ल्यूकोसाइड बोलते हैं, तो इसके बनने को बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस, प्लेटलेट्स के बनने को बोलेंगे एरिथ्रोपोइसिस, RBC के फॉर्मेशन को बोलेंगे। तो ये अगर क्वेश्चन दे दे कि कहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो ये रेड बोन मैरो में होते हैं, रेड बोन मैरो, ठीक है। अच्छा, जब तक एग्जामिनर स्पेसिफिक ना पूछे कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे होता है, तो यॉर्क सैक में होता है, स्प्लीन में होता है, ये तो अगर स्पेसिफिक, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिक ना पूछे तब तक हमें जवाब नहीं देना है। फॉर एग्जांपल, जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ते हैं तो हम 70 ml पढ़ते हैं, लेकिन जो 70 ml होता है वो ईच वेंट्रिकल का होता है, एंड वी नो वी हैव 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो जब तक एग्जामिनर स्पेसिफिकली ना पूछे कि 2 वेंट्रिकल का स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, तो 70 + 70 मतलब कि 140 ml हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम 70 ml ही बोलेंगे, बिकॉज हमें पहले अच्छा सोचना है। इसीलिए अगर एरिथ्रोपोइसिस बोले कि कहाँ पे होता है, तो रेड बोन मैरो में होता है। अगर स्पेसिफिकली एग्जामिनर पूछे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ पे होता है, तो वो हम आगे देख लेंगे कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो कौन सा गैस्ट्रिक सेल्स है जो कि इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है एरिथ्रोपोइसिस में, ठीक है। तो वो आंसर में गया था पैराइटल सेल, ठीक है। बिकॉज पैराइटल सेल क्या करता है, HCl को सिक्रीट करता है। HCl क्या करता है, Fe+3 को तोड़ के कर देता है Fe+2 में। और हम जानते हैं कि ये जो होता है यही काम का है, ठीक है। बिकॉज हमारा जो हीम है, ठीक है, इसका जो देखो हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट्स होता है। एक तो हीम होता है जो कि सबसे कम होता है, ओनली 5% होता है, ठीक है। एक होता है ग्लोब्यूलिन पार्ट जो कि 95% होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है। तो ये जो Fe होता है ये हीम का पार्ट है, ये पोरफायरिन, ये कांस्टेंट होता है, ये जो होता है वेरिएबल होता है, बिकॉज ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ठीक है। हम आगे देख लेंगे, ये वेरिएबल होता है, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा, गामा हम देख लेंगे आगे, ठीक है। गामा बच्चों में होता है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो Fe में ही आकर के 4 ऑक्सीजन जोड़, मतलब कि एक जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, बिकॉज Fe3 से Fe2+ बना रहे, इसी का तो काम है भाई एरिथ्रोपोइसिस में। तो ये आंसर किया था, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर हम जो है ये हम स्पेशली बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और ऊपर से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जो मलेरिया वाला है वहाँ पे हम देखते हैं कि जो
स्पोरोजोइट्स, ट्रोपोजोइट्स जो होता है ग्लोब्यूलिन को खा जाता है, 95% पार्ट को, जो प्रोटीनिशियस पार्ट है खा जाता है, हीम बचता है, तो अकेला जो हीम होता है वो खतरनाक होता है, हीमोजोइन टॉक्सिक बना लेता है जिससे चील वगैरह हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं नीट में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि एम्स में आ चुका है, देखो आरबीसी जो होता है ये सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है, ठीक है। कितना अगर पूछा आरबीसी ऑक्सीजन को ही सिर्फ कैरी करता है तो नो, आरबीसी जो है ब्लड की बात नहीं हो रही है, ब्लड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीसी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्लड, ठीक है। तो आरबीसी जो है जिसके पास हीमोग्लोबिन होता है वो 97 से 98% जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन नामक गाड़ी में बैठा के। और जो 0.3% जो ऑक्सीजन बच जाते हैं वो डिजॉल्व इन प्लाज्मा में होकर के ट्रैवल होते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी जो है कितने परसेंट का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, 97 से 98%, ठीक है। एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ये सिर्फ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है? नहीं, आरबीसी जो है, देखो ब्लड नहीं लिखा हुआ, आरबीसी लिखा है, एग्जामिनर यहाँ पे इधर उधर करके ब्लड कर देगा, तुम ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि हड़बड़ी में गलत कर दोगे, ठीक है। तो आरबीसी जो है, ठीक है, ये O2 तो कैरी करता है यस 97%, और 0.3% जो होता है जो प्लाज्मा में कैरी होता है, ठीक है। लेकिन आरबीसी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, ठीक है। कितने परसेंट को करता है, ये एम्स का क्वेश्चन था। तो 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये आरबीसी में ही कैरी होता है। किस फॉर्म में कैरी होता है? तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, मतलब कि CO2 और Hg हीमोग्लोबिन, Hb हीमोग्लोबिन अगर मिल जाएंगे तो इसको कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे, ठीक है। तो आरबीसी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब बात तो हमने देखा कि 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ट्रांसपोर्ट वो कौन कर रहा था? आरबीसी कर रहा था। तो मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो जो मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है ये होता है ब्लड में, ना कि आरबीसी में। आरबीसी में 20 से 25% ही होता है, जो कि एम्स का क्वेश्चन था। इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, H3CO3 के फॉर्म में ब्लड में ये ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड 70% जो कि मेजर पार्ट है ये ब्लड में होता है ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। इससे जो है pH का भी बॉडी में बैलेंस मेंटेन हो जाता है, ठीक है। फैसिलिटेटेड बाई कार्बोनिक एनहाइड्रेज, हम जानते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि ब्लड में कौन सा एंजाइम होता है? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट कैटलीज है जो कि किसी भी रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम्स स्पीड अप कर देता है। तो ब्लड में कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, तो हाँ होता है, ठीक है। और ये किसकी ट्रांसपोर्ट की मदद में काम आता है? तो CO2 के मेजर ट्रांसपोर्ट में मदद आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि ब्लड में कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, तो हाँ CO2 का जो मेजॉरिटी ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है? तो ब्लड में होता है, ना कि आरबीसी में होता है, ठीक है। 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। अच्छा, और जो बचे हुए 5 से 10% जो CO2 है वो डायरेक्टली इन प्लाज्मा के थ्रू हो जाते हैं, ठीक है। नाउ ब्लड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ब्लड का pH देखेंगे। ब्लड का जो pH होता है वो एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, 7.4 होता है, ठीक है। तो ब्लड का जो pH है वो 7.4 है, तो हम इसका डायमीटर भी इससे याद कर सकते हैं। ये जो है सेल वाले चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ब्लड का डायमीटर होता है 7 नैनोमीटर होता है। बट फिर भी क्वेश्चन इज दैट कि ब्लड का डायमीटर 7 नैनोमीटर होने के बाद भी ये 5 नैनोमीटर के पाइप कैपिलरी से कैसे इधर उधर कर लेता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ जो ब्लड होता है, जो आरबीसी होता है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है उसके में। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रोमेटिन नाम का स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन होता है, ठीक है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ब्लड का pH क्या होता है? तो 7.4 होता है या फिर एल्कलाइन होता है। यहाँ से क्वेश्चन, डायमीटर क्या होता है? 7 नैनोमीटर होता है। तो 7.4 से 7 नैनोमीटर हम याद कर लेंगे, ठीक है। ब्लड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, या तो एग्जामिनर स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू लिख दे, या फिर फ्लूइड या फिर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू लिख दे, या फिर फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू लिख दे, ठीक है, या फिर वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू लिख दे, ठीक है। कुछ भी लिख दे,
सब सही है, ठीक है। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, आखिर इसे बोलते क्यों हैं? वाई ब्लड इज कॉल्ड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, या फिर स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हम क्यों बोलते हैं? इसके पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, ठीक है। देखो, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है, या फिर मेटाबॉलिक सपोर्ट करे, ठीक है, मेटाबॉलिक सपोर्ट टू अदर टिश्यू या फिर ऑर्गन, ठीक है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये हम डिटेल में एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? बेसिक मोटे मोटे तौर पे जानो, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट करे, ठीक है, प्रोटेक्शन में काम आए और मेटाबॉलिक सपोर्ट करे लाइक ब्लड टू अदर टिश्यू और ऑर्गन, ठीक है। तो इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, जहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसमें लूजली अरेंज फाइबर होते हैं, फाइबर में कोलेजिन, इलास्टिन, रेटिकुलर फाइबर की हम बात करते हैं। इसका जो एग्जांपल होता है एरियलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये क्वेश्चन नीट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जहाँ पे कोलेजिन मोर होता है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, हम टेंडन्स और लिगामेंट्स की बात करते हैं। इररेगुलर में जो टिश्यू फाउंड होते हैं डर्मिश ऑफ स्किन में, ठीक है। उसके बाद कार्टिलेज का बात करते हैं, कॉन्ड्रोसाइट, दैट इज कॉन्ड्रोसाइट, हाइलीज कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। अच्छा, जो सार्क होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद बोन टिश्यू भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट, बिकॉज क्यों प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। उसके बाद ब्लड जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, क्यों है ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू या फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, क्यों? बिकॉज हमने देखा था जो कनेक्टिव टिश्यूज़ थे, ठीक है, इनमें था फाइबर, मतलब कि कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट होता है। ब्लड में फाइबर्स नहीं होता है। ब्लड के जो मैट्रिक्स होता है उसमें फाइबर्स, मतलब कि कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर फाइबर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जो ब्लड का मैट्रिक्स होता है, मतलब कि प्लाज्मा जो होता है वो प्रोड्यूस बाय लीवर होता है, एक्सेप्ट ग्लोब्यूलिन, और वो भी ग्लोब्यूलिन में गामा ग्लोब्यूलिन जो होता है वो लिम्फोइड ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, जो भी प्लाज्मा के मैट्रिक्स के प्रोटीन है, वो सभी लिवर के द्वारा बनता है। इसीलिए हम इसे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू या फिर फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू या फिर फ्लूइड या फिर लिक्विड या फिर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में हम बोल देते हैं, ठीक है। आप देखो, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, जो कि प्लाज्मा बोलो या फिर फ्लूइड मैट्रिक्स बोलो, सेम चीज़ है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम प्लाज्मा हमने बोल दिया, एंड एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। अच्छा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बफर कोट भी आता है जो कि 1% होते हैं, हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब कि प्लाज्मा से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा भाई आइसोटोनिक होता है, ठीक है, बेसिक चीज़ें जान लो। प्लाज्मा आइसोटोनिक होता है, ब्लड हमारा अल्कलाइन था तो प्लाज्मा भी अल्कलाइन ही होता है, ठीक है। देखो, ब्लड का क्या काम था? गैसीय एक्सचेंज में काम था। तो वैसे ही प्लाज्मा का मोटा मोटा तौर पे अगर देखा जाए, ठीक है, अगर ऑप्शन बहुत सारे दिए होंगे, ब्लड का ये काम है, ठीक है, लेकिन अगर हमें सबसे बेहतरीन चुनना होता है, ठीक है, अल्टीमेटली बेहतरीन चुनना होता है, ठीक है, तो ब्लड का एक्सचेंज में काम आएगा, ठीक है। प्लाज्मा का ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस है इसका, ठीक है। और हमने छोटा सा बात देख लिया कि आइसोटोनिक और एल्केलाइन होता है ये, ठीक है। अच्छा, हम जब टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो प्लाज्मा ऊपर आता है येलो कलर का, ठीक है, इसका मतलब इसका डेंसिटी भी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट जहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हमने अभी देख लिया कहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, 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 ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स, ये मोस्ट कॉमन यहाँ से क्वेश्चन, लिम्फ, ठीक है, सर्टेन यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन आ सकता है, ये वेरिएबल है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ से ब्लड आरबीसी जो है इतना % ये कर रहा है, उसके बाद इतना % CO2 भी कर रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एम्स वगैरह में आया करता था, ठीक है। मेजॉरिटी ब्लड में होता है CO2 का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स ब्लड में होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये अभी भी क्वेश्चन आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायमीटर से क्वेश्चन आ सकता है, सेल वाले चैप्टर से। उसके बाद ये वाला तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये अब देखो यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर, तो पहला क्वेश्चन ये आ गया कि प्लाज्मा का कलर क्या होता है। तो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो स्ट्रॉ कलर होता है। स्ट्रॉ कलर अगर पूछे स्ट्रॉ कलर क्यों होता है,
ठीक है, अगर एग्जामिनर पूछे स्ट्रॉ कलर क्यों होता है या फिर स्ट्रॉ की जगह वो पेल येलो कलर बोलेगा, तो आखिर पेल येलो कलर या फिर स्ट्रॉ कलर क्यों होता है प्लाज्मा का, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर बिलिरुबिन हो या फिर यूरोबिलिनोजेन हो तो वो डालना, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो बोल देना कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हीं की वजह से प्लाज्मा का जो कलर होता है वो पेल येलो कलर या फिर स्ट्रॉ कलर हो जाता है। पी से प्लाज्मा, पी से पेल येलो कलर, ठीक है, ड्यू टू बिलिरुबिन या फिर यूरोबिलिनोजेन। ये क्या होते हैं, देखो हीमोग्लोबिन जो हीम टूटता है, ठीक है, तो उनसे ये बनते हैं जिसकी वजह से पीलापन आता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, प्लाज्मा क्या क्या होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर होता है, मतलब कि पेल येलो कलर का होता है, विस्कस होता है, ठीक है, गाढ़ा होता है। विस्कोसिटी कैसे इसको प्रदान होती है, तो जो प्रोटीन्स होते हैं उसी की वजह से ये विस्कस हो जाता है। तो पहला पॉइंट स्ट्रॉ कलर होता है, दूसरा पॉइंट विस्कस होता है, और नियरली 55% ऑफ द ब्लड, ठीक है, तो ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन होता है, प्लाज्मा होता है। ये सभी क्वेश्चन ही है, ठीक है। अच्छा, इस 55% का जो 90 से 92% है ये प्लाज्मा जो होता है ये वाटर होता है। तो एक तो ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। उस 55% में प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो 90 से 92% वाटर होता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन कितने परसेंट होते हैं, ठीक है। तो 90 से 92% जब वाटर हो गया तो 6 से 8% क्या बचे, प्रोटीन, ठीक है, वाटर सोल्यूबल प्रोटीन, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वाटर होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, इतने परसेंट प्रोटीन होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं ये देख लो, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने प्लाज्मा का जो कलर देख लिया क्यों होता है, लेकिन यूरिन का कलर येलो क्यों होता है, तो यू से यूरिन, यू से यूरोक्रोम की वजह से होता है, याद हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो ब्लड में है, प्लाज्मा में है या फिर ब्लड बोले तो वो होता है एल्ब्यूमिन। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बॉडी क्या है, तो कोलेजन। अच्छा, ये क्वेश्चन में आ गया कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कोलेजन का किसने दिया था, तो GN रामचंद्रन ने दिया था, ठीक है। अच्छा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो रुबिस्को, रुबिलेज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, ऐसे करके आएगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके ये क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोटीन्स की अब बात करेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स की, ठीक है। तो हम फिब्रिनोजेन की बात करेंगे, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, ये तीनों यहाँ पे दिया हो। लेकिन जब हम क्लोट पढ़ने जाएंगे, ठीक है, कोगुलम पढ़ने जाएंगे, तो वहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन की भी बात की हुई है, मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, मेन पॉइंट ये है कि ये फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज एक्टिव होते तो ये क्लोट होने लगता है, लेकिन ये इनएक्टिव होते हैं। एक्टिव कब होंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे ज़्यादा ब्लड में कौन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है। उसके बाद ग्लोब्यूलिन होता है, फिर फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन हम देख लेंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है ये भी देखेंगे। तो फिब्रिनोजेन होता है, ठीक है, फिब्रिनोजेन, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, ये भी इनएक्टिव होता है, ठीक है। इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम है क्लॉट कराना, ठीक है। फिब्रिनोजेन एक्टिवेट कैसे होता है, तो उसके पहले हमें देखना पड़ेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट कैसे होता है। तो देखो, टिश्यू डैमेज हुआ, ठीक है, प्लेटलेट्स एक्टिव हो गए, टिश्यू भी एक्टिव हो गया, टिश्यू निकालेगा एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, प्लेटलेट्स निकालेगा एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये दोनों आएंगे कैल्शियम की मदद से प्लाज्मा प्रोटीन से रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देगा, थ्रोम्बोकाइनेज बोलो या फिर प्रोथ्रोम्बिनेज बोलो, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिनेज क्यों बोल रहे हैं हमें पता चल गया, बिकॉज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज जो है ये एक्टिव करता है प्रोथ्रोम्बिन को, जब कटता उठता है तभी, इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है तभी, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे ब्लड में नहीं हो जाएगा कोगुलेशन, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है, इसको एक्टिवेट करता है तो थ्रोम्बोकाइनेज या फिर प्रोथ्रोम्बिनेज एक्टिवेट करता है, ठीक है। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन से बनेगा थ्रोम्बिन, ठीक है। जो थ्रोम्बिन है ये इसको एक्टिवेट करता है, फिब्रिनोजेन जो कि इनएक्टिवेटेड प्लाज्मा प्रोटीन है, इसको एक्टिवेट करके बनाएगा फिब्रिन, ठीक है। फिब्रिन के पॉलीमर से बन जाएगा, ये कैस्केड है। कैस्केड मतलब कि इसका जो प्रोडक्ट है जो कि थ्रोम्बिन बना वो नेक्स्ट रिएक्शन में यूटिलाइज हो रहा है, तो इसी को कैस्केड प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, फिब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन जो है ये लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। तो
ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये, और ये दोनों सबसे बड़े प्रोटीन हैं। तो अगर पूछे कोई एग्जामिनर कि प्लाज्मा में सबसे बड़ा प्रोटीन क्या है, ठीक है, तो ये फिब्रिनोजन या फिर प्रोथ्रोम्बिन मार देना, ठीक है। ये दोनों लार्जेस्ट और बिगेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे ग्लोब्यूलिन। तो मोटे मोटे तौर पे जब भी ग्लोब्यूलिन की बात होती है तो हम हमेशा एंटीबॉडीज़ की ही बात करेंगे, हम डिफेंस की ही बात करेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए ग्लोब्यूलिन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। मेजॉरिटी जो हमारा ध्यान रहेगा वो गामा ग्लोब्यूलिन की तरफ ही रहेगा। जब भी एग्जामिनर बोलेगा ग्लोब्यूलिन तो हम एंटीबॉडीज़ और डिफेंस से ही रिलेट करेंगे। जब तक वो स्पेसिफिकली ना पूछे अल्फा ग्लोब्यूलिन और बीटा ग्लोब्यूलिन का काम है तब तक हम नहीं बोलेंगे। इन दोनों का काम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाइटामिन्स एंड हार्मोन्स में होता है, ठीक है। लेकिन जो गामा ग्लोब्यूलिन है, ठीक है, ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, ठीक है, इसके फॉर्मेशन के लिए विटामिन के का इंपॉर्टेंस चाहिए, ठीक है। और विटामिन के और ये सभी लिवर में बनेंगे, बिकॉज हमने देखा कि प्लाज्मा जो है, अभी हमने देखा कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया था, बिकॉज जो मैट्रिक्स है वो प्रोड्यूस हो रहा था लिवर में। तो ये फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के, ये सभी लिवर में ही बनेगा, ठीक है। एक्सेप्शन कहाँ पे आता है, बिकॉज हमने देखा यहाँ पे लिम्फॉइड ऑर्गन में भी बन रहा है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन देखते हैं। जो गामा ग्लोब्यूलिन है, ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ बनाता है जिसको हम आईजी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो मतलब कि जो ग्लोब्यूलिन है ये ट्रांसपोर्ट में तो मदद कर ही रहा है लेकिन डिफेंस में भी मदद कर रहा है ये, ठीक है। सेकेंड, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन किस चीज़ का, ये इट इज़ द ओनली फ्लूइड मैट्रिक्स दैट इज़ नॉट प्रोड्यूस इन लिवर अनलाइक अदर्स, ठीक है। ये प्रोड्यूस हो रहा है बाई बी लिम्फोसाइट, ठीक है, जो कि लिम्फॉइड ऑर्गन का पार्ट है भाई। बी लिम्फोसाइट इसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लास्ट, एल्ब्यूमिन की हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो होता है स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट होता है, इसका जो साइज होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन मैक्स होता है प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, मेजर प्रोटीन होता है ये ब्लड में, ठीक है, मेजर, ठीक है। अगर बड़ा की बात की जाए, बिगेस्ट, तो ये हो गया फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और एल्ब्यूमिन जो होता है मैक्स प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा होता है लेकिन स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। हमें पता है भाई ऐसा ही होता है, हमने गम दे एंटीबॉडीज़ में भी देखा था, ठीक है। देन ये जो है ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ब्लड जो फ्लूइड है भाई, इसका भी तो प्रेशर लगता होगा, तो ये ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अच्छा, और एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो देखा जाए तो 2:1 होगा, ठीक है। ये 4% होता है, ये 2% होता है, ठीक है। और ये जो है ये 0.5%, 0.5% होते हैं, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का जो रेशियो देखा जाए वो 2:1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, ये सभी लिवर में बन रहे थे, ये लिवर, ठीक है, ये दोनों भी लिवर, ये जो है बन रहा था हमारा बी लिम्फोसाइट के द्वारा लिम्फॉइड ऑर्गन में, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते थे हमने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, फिब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, या फिर क्लॉट बोलो, ठीक है, या फिर कोगुलेशन बोलो, दोनों चीज़ें सेम ही है, ठीक है। तो फिब्रिनोजन जो कि इनएक्टिव है अभी प्लाज्मा में, आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ग्लोब्यूलिन, ठीक है, प्राइमरली, ठीक है, प्राइमरली बोला हुआ है, ठीक है, इसीलिए हमने बोला कि जो ग्लोब्यूलिन जब भी बोले हमें डिफेंस की ही बात करना है। प्राइमरली, ये देखो शब्द, प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, प्राइमर, इसका प्राइमरी रोल जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में है। ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, बिकॉज मैंने स्टार बनाया मतलब क्वेश्चन आ चुके हैं। ऑफ द बॉडी एंड द एल्ब्यूमिन, ठीक है, एंड द एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो ये इट इज़ द ओनली प्रोटीन जो हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाने में, ठीक है। ये प्रोटीन है लेकिन ऑस्मोटिक बैलेंस को बना रहा है, दैट इज़ अ ग्रेट, ठीक है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा में है स्मॉल, यहाँ पे एग्जामिनर खेला कर देगा, यहाँ पे वो स्मॉल की जगह वो लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स बोल देगा, लेकिन नहीं, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। ये सब इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, लाइक सोडियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम को क्लॉटिंग कटायन या फिर कोफैक्टर बोल दो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लॉटिंग के लिए मैंडेटरी फैक्टर है, अगर ये नहीं होगा, ठीक है, अगर हम रिमूवल ऑफ कैल्शियम कर दें फ्रॉम द ब्लड तो ये प्रिवेंट कर देगा क्लॉटिंग को, कैस्केड होने ही नहीं देगा, ना कि डिले क्लॉटिंग, ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम ब्लड से कैल्शियम को हटा देंगे तो ये डिले क्लॉटिंग नहीं करेगा, ये प्रिवेंट ही कर देगा क्लॉटिंग को, कैस्केड को,
ठीक है। मैग्नीशियम होता है, बाइकार्बोनेट होते हैं, हमने देखा था ये 70% होते हैं ब्लड में, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा जा रहा था, ठीक है, हमने सब देख लिया था, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट। अच्छा, ये जो मिनरल्स हैं, ये सेम मिनरल्स, एग्जैक्ट सेम मिनरल्स लिम्फ में भी होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक तो है, इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सभी कहाँ पे होते हैं? ये सभी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिएंट इन बॉडी, ठीक है। यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन में कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज ट्रांजिएंट इन बॉडी, ठीक है। एक जगह नहीं रहते हैं, इधर उधर कर देते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर इधर उधर कर देगा, ट्रांजिएंट की जगह वो स्टैटिक कर देगा, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी बिग मिस्टेक, ठीक है। तो ये शब्द को याद रखना है कि दैट इट इज़ ऑलवेज इन ट्रांजिएंट इन द बॉडी, ठीक है। अब देखो, फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। यहाँ पे एग्जामिनर इनएक्टिव को एक्टिव कर देगा, तो यहाँ पे -4 नंबर लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ठीक है। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा? यहाँ पे ब्लड कर देगा, ठीक है। ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज हमने प्लाज्मा देखा, ठीक है, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। और प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? देखो, ब्लड माइनस, ब्लड में से हम माइनस करेंगे, ब्लड माइनस कॉर्पसेल्स, जो कि हमारा आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था और प्लेटलेट्स था। इन तीनों को माइनस करेंगे तो हमें प्लाज्मा मिलेगा, जो कि 55% है, ठीक है। और इसमें से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देंगे तो इसे बोलेंगे हम सीरम। अच्छा, सीरम में एंटीबॉडी, ग्लोब्यूलिन वगैरह रहेगा, ठीक है, बिकॉज सीरम में देखो क्या क्या रहेगा। सीरम कंटेन एंटीबॉडीज़, ठीक है। सीरम में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन दोनों रहेगा, बिकॉज बाकी फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन जो था वो कैस्केड जो भी रिएक्शन हो रहा था कोगुलेशन में, उधर ख़त्म हो चुका था, ठीक है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की बात करेंगे। देखो, ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्लाज्मा को हटा दें, सेल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो ब्लड में सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है, ठीक है, जो कि 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³ होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर पर mm³ करके कुछ और कर देगा, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मिलियन की जगह ट्रिलियन कर देगा एग्जामिनर, ये भी ध्यान देना। तो इतना होता है, 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर mm³, ठीक है, ब्लड होता है। आरबीसी होता है, सॉरी, आरबीसी होता है, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है, 1.5 से 3.5 लाख होता है। इसमें मिलियन मत लगा देना, यहाँ पे एग्जामिनर गेम करेगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो 6000 से लेके 8000 तक होता है, ठीक है, पर mm³, ठीक है। ये 1 mm³ में इतना होता है, ठीक है। अच्छा, अगर रेशियो पूछ दे कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ आरबीसी, ठीक है, और WBC, तो इसका जो रेशियो है ये आएगा, ठीक है। तो ये कभी 6000 कभी 1000 बेस्ड ऑन डेटा, कोई मॉड्यूल में ऐसे भी दिया हुआ है, तो ये दोनों सही है, एग्जामिनर कोई एक ही देगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अच्छा, किसके बॉडी में ज़्यादा खून होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा खून जो है बेबी में होगा, फिर एक मेल में होगा, फिर एक फीमेल में होगा। क्यों होगा ये हम देखेंगे, ठीक है। देखो, हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो कि वेरिएबल होते हैं, ठीक है। एडल्ट, जब भी हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हम हमेशा अच्छा सोचेंगे, तो इसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन होता है। ये क्वेश्चन आप ही चुका है, ठीक है, यही हमें मार्क भी करना है। लेकिन अगर स्पेशली एग्जामिनर पूछे कि फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो 2 अल्फा ये तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 2 गामा चेन होता है, और ये जो गामा चेन होता है ये मोर बाइंडिंग अफिनिटी रखता है, ठीक है। आखिर नेचर, एवोल्यूशन ने ऐसा क्यों किया? बिकॉज बेबी का BMR ज़्यादा होता है। जब BMR ज़्यादा होगा तो बेबी को ब्लड ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है, एफिशिएंट चाहिए होता है, बेबी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। तो नेचर ने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो जब इसका बाइंडिंग अफिनिटी O2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ब्लड ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, मॉड्यूल का क्वेश्चन, कि फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 गामा होते हैं, और गामा का जो बाइंडिंग अफिनिटी होता है ज़्यादा होता है। क्यों होता है? बिकॉज बेबी का BMR ज़्यादा होता है, ठीक है। एडल्ट में 2 अल्फा 2 बीटा होता है, और हमें
डिफ़ॉल्ट में यही लेके चलना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमने ये तो देख लिया कि बेबी के बॉडी में ज़्यादा ब्लड होगा, ठीक है, 6.5 मिलियन पर mm³ होता है, ठीक है, बेबी में। लेकिन मेल में फीमेल से ज़्यादा क्यों होगा? बिकॉज देखो, एक एरिथ्रोपोइटिन होता है, ठीक है, जो कि किडनी निकालता है। पहला क्वेश्चन, एरिथ्रोपोइटिन कौन सिक्रीट करता है? तो किडनी सिक्रीट करता है एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन करता क्या है? ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन को। हम जानते हैं एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, हमें मेल में मिलता है, और ये स्टिमुलेट कर देता है एरिथ्रोपोइसिस को, ठीक है। तो इसीलिए हमें 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ब्लड, ब्लड नहीं, आरबीसी हमें मेल में मिलता है, और फीमेल में 4 से लेके 4.5 मिलियन पर mm³ मिलता है, ठीक है। और भी फीमेल का कारण होता है, जैसे कि मेंसेस वगैरह हो गए, तो इसकी वजह से उनके बॉडी में ब्लड का लॉस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं हम देख लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऑर्डर आ सकता है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या क्या एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट, अगर हमें पूछे कि एरिथ्रोपोइसिस कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, तो एरिथ्रोपोइसिस तो हम रेड बोन मैरो में ही बोलेंगे, या फिर एडल्ट का पूछ ले कहाँ पे होता है, तो रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है, माइलॉइड टिश्यू में होता है उसके, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर वो मेंशन करे कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में लिवर में होता है, ठीक है, स्प्लीन में होता है, स्प्लीन जो कि मीजोडर्मल है, ग्रेवयार्ड या फिर ब्लड बैंक बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है, प्लेसेंटा में होता है, थाइमस में होता है। तो ये 4 जगह होते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। कहाँ कहाँ होता है? लिवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा, थाइमस और योक सैक। अगर पूछ ले एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ब्लड कहाँ कहाँ बनते हैं, तो योक सैक, लिवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा, थाइमस, ठीक है। देखो, प्लेसेंटा, ठीक है, लिवर, ठीक है, स्प्लीन, ठीक है, थाइमस, ठीक है, योक सैक, ठीक है, यहाँ बनता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछे कि फर्स्ट आरबीसी कहाँ पे बनता है, तो योक सैक क्वेश्चन आ चुका है। योक सैक का हमारे में कोई काम नहीं रहता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में वो पहला आरबीसी बनाता है, डायरेक्ट एरिथ्रोपोइसिस करता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में हमें ये लेकर के चलना है कि एडल्ट में रेड बोन मैरो ही एरिथ्रोपोइसिस कराता है, कहाँ पे? माइलॉइड टिश्यू में, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते थे। अच्छा, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर आरबीसी को, ठीक है, आरबीसी जो है उसे अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, अगर आरबीसी को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का खेल है, ठीक है, हमें पता है, केमिस्ट्री हमने पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन याद करने को हम आसानी से जो हाइपर होता है वो पतला होता है, ठीक है, या मतलब कि श्रिंक रहता है वो। तो अगर हाइपरटोनिक में आरबीसी है तो वो श्रिंक होगा, लेकिन अगर हाइपोटोनिक में है, हाइपो का मतलब मोटा, तो ब्रस्ट हो जाएगा। देखो, पानी अंदर जाएगा, ठीक है, फूलेगा, मोटा होगा तो ब्रस्ट हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में जो आरबीसी है वो ब्रस्ट हो जाएगा, और हाइपरटोनिक कंडीशन में हाइपर पतला मतलब कि श्रिंक है आदमी, तो श्रिंक रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे प्लांट टिश्यू होता है तो सेल वॉल होता है, तो उधर से ये भी प्रेशर लगाता तो कुछ नहीं होता, ठीक है, ब्रस्ट नहीं होता। लेकिन ये एनिमल सेल है तो यहाँ पे ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा, अगर एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए आरबीसी में, अगर आरबीसी में एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए तो उसे बोलेंगे पॉलीसाइटीमिया, ठीक है, पॉलीसाइटीमिया, ठीक है। जैसे कि हिल स्टेशन पे हम जाते हैं, ठीक है, तो हमारा एरिथ्रोपोइसिस का जो स्पीड होता है वो फास्ट हो जाता है, बिकॉज जब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन कम मिलता है। जब ऑक्सीजन कम मिलता है, ठीक है, तो भाई हीमोग्लोबिन में तो कम ऑक्सीजन रहा, ठीक है, इसीलिए जो बॉडी है वो एरिथ्रोपोइसिस को फास्ट कर देती है, ठीक है, ब्लड का फॉर्मेशन फास्ट, या फिर हम किसी को ब्लड डोनेट कर देते हैं तो एरिथ्रोपोइसिस फास्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इंक्रीज, अगर एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए तो इसको पॉलीसाइटीमिया कहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन AIPMT में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अगर डिक्रीज हो जाए ब्लड, ठीक है, तो इसको हम एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया, ये दिया नहीं है अभी तक, क्वेश्चन भी नहीं आया है, लेकिन आ सकता है बिकॉज B12 FE से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो एक होता है मैक्रोसिटिक एनीमिया, जहाँ पे खून बड़ा होता है, ठीक है, आरबीसी बड़ा होता है। एक होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया, जहाँ पे ये छोटा होता है। एक होता है नॉर्मोसिटिक एनीमिया, मतलब कि व्यक्ति एकदम बढ़िया है,
ठीक है, लेकिन फिर भी उसे एनीमिया हो सकता है। कैसे हो सकता है देखते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, उसके बॉडी में सब कुछ बेहतरीन है, ठीक है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए, तो ब्लड लॉस के ही डिक्रीज काउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, आरबीसी को ही तो हमने एनीमिया बोला था, ठीक है, तो नॉर्मोसिटिक एनीमिया हो गया। नॉर्मल था आरबीसी और एनीमिया हो गया तो उसे नॉर्मोसिटिक एनीमिया बोलेंगे, ठीक है। माइक्रोसिटिक कैसे, अगर क्वेश्चन आता है कि अगर एफ का डिफिशियंसी हो गया तो क्या होगा, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अगर विटामिन B9 और B12 कोबालामीन का डिफिशियंसी हो गया तो मैक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और जब मैक्रोसिटिक एनीमिया या फिर माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाए, ठीक है, ये जो आरबीसी होता है वो किसी काम का नहीं होता है, बिकॉज साइज़ अगर बड़ा रहेगा या फिर साइज़ छोटा भी रहेगा, ठीक है, तो हमारा बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जो मैक्रोसिटिक हमारा आरबीसी बना, माइक्रोसिटिक आरबी बना, ठीक है, ये सभी चला जाता है स्प्लीन के भाई, स्प्लीन के पास, ठीक है। और हमें पता है स्प्लीन जो है ग्रेवयार्ड है, ठीक है, और यहाँ पे इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि जो आरबीसी जो है रेड बोन मैरो माइलॉइड टिश्यू में बनता है, ठीक है, एडल्ट में, और हमें इसी को डिफॉल्ट लेकर के चलना है, ठीक है, ठीक है। इससे माइलॉइड टिश्यू से बनता है एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है ये आता है, ठीक है, और न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनल्स जो है बाहर फेंक दिए जाते हैं। क्यों फेंक दिए जाते हैं, क्वेश्चन आ चुका है, क्यों बाहर ये फेंक दिए जाते हैं, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनल्स क्यों फेंक दिए जाते हैं, ताकि मोर स्पेस हो सके, ताकि हीमोग्लोबिन इसके अंदर आ सके, एफ का, ठीक है, ये अंदर आ सके, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो, इसीलिए ऑर्गेनल्स को भेज दिया जाता है। अगर ऑर्गेनल्स रहते माइटोकॉन्ड्रिया व्हाटएवर ऑर्गेनल्स, तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, ये एरोबिक रिस्पिरेशन करता है। तो ये मतलब कि एक तो इसे हमें इस गाड़ी को हमने बनाया ताकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो, बाकी ऑर्गेनल्स अगर आ जाएंगे वो खुद ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने, खुद ही ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करने लगेंगे, तो ये तो ख़राब बात है। तो इसीलिए जब एरिथ्रोब्लास्ट होता है, माइलॉइड टिश्यू से एरिथ्रोब्लास्ट बनता है हमारा, ठीक है, तो इसमें हीमोग्लोबिन को डाल दिया जाता है और न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स को बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। अब ये बोन मैरो को एग्जिट कर रहा है, ठीक है, इसको हमने बोल दिया रेटिकुलोसाइट। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है आरबीसी किस चीज़ से बना, रेटिकुलोसाइट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। B12 B9 आता है, मैचुरेशन होता है, बिकॉज अभी भी इसका साइज बड़ा है, बड़ा साइज है तो अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज देखो यहाँ पे एफ का काम आ गया, यहाँ पे B12 B9 का काम आ गया, ठीक है, अभी बड़ा है, ठीक है, इसे बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसे बॉडी स्प्लीन में भेज देगा तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, किसी काम का आरबीसी नहीं है। तो B12 B9 आता है जिससे मैच्योर होता है और ये अपने नॉर्मल कंडीशन और शेप में आता है, जिसको आरबीसी करते हैं हम, बढ़िया से इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, हम देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्लॉटिंग कोगुलेशन सेम चीज़ है, ठीक है। ग्लोबुलिन का जो प्राइमरली इन्वॉल्वमेंट है डिफेंस मैकेनिज्म में, क्वेश्चन ऑस्मोटिक बैलेंस कौन बना रहा है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मिनरल्स स्मॉल अमाउंट, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। ये ग्लूकोज अमीनो एसिड जो होते हैं ऑलवेज ट्रांजिएंट में होते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये जो कोगुलेट क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा यहाँ पे ब्लड करके खेल कर देगा, सीरम में क्या क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। और अगर स्पेशली फीटल हीमोग्लोबिन के पूछ दे तो यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। कैल्शियम का इम्पोर्टेंस, ठीक है, प्रिवेंट करेगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट आरबीसी कौन बनाया, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। माइलॉइड टिश्यू में बना, एडल्ट में, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। रेड बोन मैरो में, ठीक है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कहाँ से बन रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। ग्रेवयार्ड ब्लड बैंक बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन कहाँ पे बनता है, किडनी में, यहाँ से क्वेश्चन। किस चीज़ को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, ब्लड किस में ज़्यादा किस में कम, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रेशियो आरबीसी और WBC का, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, इसकी संख्या क्या है, इसकी संख्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे एग्जामिनर खेल कर सकता है, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। लैक में है, यहाँ से क्वेश्चन। ये 1000 में है, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। हिल स्टेशन पे ये कंडीशन आ जाएगा, इंक्रीज होगा तो ये क्वेश्चन, डिक्रीज होगा तो एनीमिया, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट हमारा प्लाज्मा एंड ब्लड, ठीक है। अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करेंगे। हमने अभी जब जो भी देखा यहाँ पे, यहाँ तक तो हमने प्लाज्मा की बात करी, यहाँ पे हमने ब्लड की बात करी। अब हम NCERT देख लेते हैं, ठीक है। सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स,
ठीक है। तो हमने देखा 55% जो है प्लाज्मा है, प्लाज्मा का 90 से 92% जो है ये वाटर है, ठीक है, और 6 to 8% जो है ये प्रोटीन है, ठीक है। अब हम देखेंगे 45%, ठीक है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं 45% है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट आरबीसी के बराबर होते हैं, बिकॉज ओनली 1% जो होते हैं वो बफी कोट होते हैं, ठीक है। इसमें जो है प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी आ जाता है, ठीक है। अगर पूछे कि फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड में सेल्स या फिर सॉलिड पार्ट में सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो आरबीसी होता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछे ब्लड ना करके अगर पूछे कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो हम नेवर लेट मंकी ईट बनाना से करके हम बोल देंगे कि ये न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, 60 to 65%, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 चीज़ों की बात करेंगे, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट जो कि डब्ल्यूबीसी है, थ्रोम्बोसाइट जो कि प्लेटलेट्स है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन तीनों को कलेक्टिवली फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, क्वेश्चन, ठीक है, या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड बोल देंगे, ठीक है। और ये इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, बिकॉज दीज आर द सेल्स। प्लाज्मा तो भाई लिक्विड पार्ट था, ये सेल है, तो इन्हें हम बोलेंगे पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि पीसीबी इज़ कहीं ना कहीं इक्वल टू एचबी मतलब कि हीमेटोक्रेटिक वॉल्यूम, ठीक है, जो कि ये आरबीसी का वॉल्यूम है, बिकॉज पीसीबी जो हमने देखा कि एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट 100% मिला करके हुए, ठीक है, बिकॉज लेकिन आरबीसी मेजर होता है, 99% होता है, ओनली 1% वो लोग होते हैं, तो हम कहीं ना पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू हीमेटोक्रेट वॉल्यूम हम बोल सकते हैं, ये इक्वेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली अबाउट 45% ऑफ द ब्लड, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने % होते हैं, तो 45% होते हैं ऑफ द ब्लड, ना कि आरबीसी। यहाँ पे एग्जामिनर खेल कर देगा, ठीक है, मतलब जल्दी में आदमी भूल सकता है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट काम क्या है, O2 का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, 20 से 25% CO2 का भी करता है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, और रेड ब्लड सेल, ठीक है। लेकिन ये अगर ग्रुप में है तो रेड ब्लड सेल, ठीक है। अगर सिंगल देखा जाए, सिंगल आरबीसी को देखा जाए, ठीक है, तो प्लाज्मा है चारों बगल, तो ये येलो कलर का दिखेगा, ठीक है। सिंगल देखा जाए तो येलो कलर का दिखेगा, अदरवाइज एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल रेड कलर का होता है, रेड की होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, हम देखेंगे, ठीक है। आरबीएससी आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में अगर पूछे कि ब्लड में, ठीक है, अगर यहाँ पे ब्लड की जगह डब्ल्यूबीसी लिख दे कि मोस्ट अबंडेंट सेल इन डब्ल्यूबीसी, तो न्यूट्रोफिल हो जाएगा 60 to 65%। लेकिन यहाँ पे ब्लड बोला है कि ब्लड में मोस्ट अबंडेंट कौन होते हैं, तो ब्लड में मोस्ट अबंडेंट एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट पैक्ड सेल वॉल्यूम के करीब होते हैं, ठीक है, 99%। हेल्दी एडल्ट, ठीक है, यहाँ पे हेल्दी एडल्ट की बात की है, हेल्दी एडल्ट मैन, यहाँ पे मैन की बात की है, अगर वुमेन करेगा तो 1 मिलियन घटा देना, ठीक है। यहाँ पे 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन है, 4 मिलियन टू 4.5 मिलियन कर देना, ठीक है। हेल्दी एडल्ट मेन मतलब कि मैन, मेल की बात कर रहा है, मेल मैन। हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ ऑन एवरेज की बात कर रहा है 5 मिलियन, यहाँ पे एग्जामिनर ट्रिलियन कर देगा, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन और आरबीसी पर MM ऑफ क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ML इधर उधर करके एग्जामिनर इधर उधर कर देगा, ध्यान से, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट ये हीमेटोक्रेट वॉल्यूम हो गया, ठीक है, वो भी एक मैन का, ठीक है। यहाँ पे देख लेना एग्जामिनर कुछ और कर देगा, ठीक है, ऑफ द ब्लड, ठीक है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स, ठीक है। एडल्ट्स की बात की गई है, ठीक है, एडल्ट्स, और क्वेश्चन में यही आगा, यहाँ पे एम्ब्रियो लिख दे, फीटस लिख दे, तब हम उस चीज़ की बात करेंगे, ठीक है, इस चीज़ की बात करेंगे कि लीवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा, थाइमस, यॉक्स इधर बनता है, ठीक है। लेकिन एडल्ट की बात हो रही है, ठीक है। आरबीसी, ठीक है, आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा,
ये मेच्योर आरबीसी की बात कर रहा है। इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। आरबीसी या डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, या तो डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस लिख दे या फिर ई न्यूक्लिएट लिख दे, ठीक है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है। ई न्यूक्लिएट मान लो हमको सब नहीं पता, लेकिन अगर उसे भाई न्यूक्लियस देना ही रहता तो डायरेक्ट न्यूक्लियस लिखा, ई न्यूक्लिएट क्यों लिखने का क्या ज़रूरत, इसका मतलब न्यूक्लियस नहीं है। तो आरबीसी या डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। मेच्योर आरबीसी की बात कर रहे हैं। अगर इमेच्योर आरबीसी है तो उसमें न्यूक्लियस वगैरह होगा, ठीक है। तो आरबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ई न्यूक्लिएट होता है। इन मोस्ट, यहाँ पे देखना इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर मोस्ट की जगह कुछ और कर देगा, ठीक है। मोस्ट क्यों लिखा गया, बिकॉज कैमल और लामा ये दो एक्सेप्शन है, इनके आरबीसी में, मेच्योर आरबीसी में भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो आरबीसी या डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट, यहाँ पे एग्जामिनर इधर उधर करेगा, ऑल मैमल कर देगा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, -4 हो जाएगा। ऑफ द मैमल्स, ठीक है। एंड बाई कॉनकेव इन शेप, हम देखते हैं आरबीसी ऐसे होता है, ठीक है। बाई कॉनकेव होता है इन शेप, ताकि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके, ठीक है। बाई कॉनकेव होने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। क्यों ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, ताकि हम मोर हीमोग्लोबिन को फिक्स कर सकें, ठीक है। और रिड्यूस O2 यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनल, ऑर्गेनल खुद O2 को ना यूटिलाइज कर जाए उसके लिए, ठीक है। लेकिन मेजर पार्ट इसको हम बोलेंगे पर्पस O2, बिकॉज इसका पर्पस क्या है, O2 का ट्रांसपोर्ट करना जो कि अटेन हो सके, ठीक है। हैंस देखो इसमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं है, तो देखो हैंस एंजाइम, न्यूक्लियस वाले सारे एंजाइम इसमें एब्सेंट हो गए, इसमें डीएनए भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रैब साइकिल, ईटीएस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आरबीसी में एरोबिक रिस्पिरेशन भी नहीं होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। लेकिन इसमें क्या क्या होगा ये देखो, यहाँ पे एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है मतलब कि यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे एनारोबिक रिस्पिरेशन ये क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलेट एंजाइम होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये सभी क्रैब साइकिल, ईटीएस ये सब नहीं होगा, ठीक है। इसका जो साइटोस्केलेटन है ये स्पोंजी होता है, जिसको स्ट्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी ब्लड में होता है, ठीक है, जो कि फास्टेस्ट एंजाइम होता है, जो कि किसी भी रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम बूस्टअप कर देता है, ठीक है, ब्लड में होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। डोनेंस मेम्ब्रेन बोलते हैं इसके मेम्ब्रेन को, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव रेड कलर, ठीक है। दे हैव रेड कलर, आरबीसी रेड कलर का होता है। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का बात कर रहा है, ठीक है, कि रेड कलर होता है ये आरबीसी, ठीक है। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में देखो हीम जो होता है ये आयरन कंटेनिंग होता है, पोरफायरिन भी होता है, ग्लोबुलिन भाई हमारा प्रोटीन वाला पार्ट, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, यहाँ पे कुछ और कॉम्प्लेक्स की जगह कुछ और एग्जामिनर कर देगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, हैज द कलर एंड द नेम ऑफ दिस सेल्स, ठीक है। तो रेड कलर है, एरिथ्रोसाइट, ऐसे मतलब कि कलर के बेसिस पे, ठीक है, इसका नाम हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स, ठीक है। तो कलर के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 से 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। एग्जामिनर क्या बुक करेगा, 200 ml ऑफ ब्लड में कितना होता है, तो इसका दुगुना कर देना, ठीक है। 50 ml में कितना होता है, तो इसका आधा कर देना, ठीक है। ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा। यहाँ पे ग्राम की जगह यहाँ पे मिलीमीटर क्यूब कर देगा, जो कि हम मेजॉरिटी ऑफ जगह देख रहे थे, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में होता है, ठीक है। हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेज, ठीक है। रिस्पिरेटरी गैसेज बोला, अच्छा ऑक्सीजन नहीं बोला है, ठीक है। एग्जामिनर देखना क्या करेगा, ऑक्सीजन नहीं बोला है, रिस्पिरेटरी गैसेस बोला है, बिकॉज 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो होता ही है, लेकिन हीमोग्लोबिन CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है 20 से 25%, हमने जो कि देख लिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया था, ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी और रिस्पिरेटरी गैसेस जो कि CO2 और O2 दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा, अच्छा 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ये कैरी करता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में आएगा कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में कितना मॉलिक्यूल ml ऑफ ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। तो 1.36 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये कहीं मॉड्यूल वाला का है, शायद क्वेश्चन भी आया था। तो
देखो हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, 4 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसका जो Fe वाला पार्ट होता है। और 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में हम देखा था हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम होता है, ठीक है, पर 100 ml, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 ग्राम का निकाल सकते हैं, तो 1 ग्राम में 1.36 ml ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट, RBC हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, ठीक है। तो या तो 4 महीना बोल दो, ठीक है। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन होता है, या फिर 4 महीने बोल दो। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, ठीक है। तो स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड बोलते हैं। 120 दिन बाद या फिर 4 महीने बाद ये स्प्लीन जो कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, अच्छा ये ग्रेवयार्ड ऑफ प्लेटलेट्स भी है, ठीक है, मैमल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आकर के, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स हो गया। अब हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स का ओनली एंड ओनली क्या पर्पस है? डिफेंस मैकेनिज्म। ल्यूकोसाइट्स, अच्छा ल्यूकोसाइट्स को हम WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का मतलब ये नहीं है कि ये वाइट है, ये कलरलेस होता है, भला चीज, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स एज दे आर, यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकता है, वाइट ब्लड सेल एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि WBC को WBC क्यों बोलते हैं, तो असर्शन रीजन क्वेश्चन आ जाएगा एज दे आर लैक हीमोग्लोबिन, ठीक है। कलरलेस होता है ये, वाइट ब्लड सेल नाम है, वाइट नहीं होता है, कलरलेस होता है ये, ठीक है। एग्जामिनर यहाँ पे पंगा करेगा, ठीक है। दे आर न्यूक्लिएटेड, ठीक है। आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड था, ये न्यूक्लिएटेड होता है एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, ठीक है। और ये मतलब कि सबसे कम होता है नंबर में, ठीक है। 6 से 8,000 मिलीमीटर पर mm³ होता है ब्लड में ये ओनली, ठीक है। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो शॉर्ट लिव होते हैं, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है, जैसे कि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट का जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। वी हैव 2 मेन कैटेगरी ऑफ WBC, ठीक है। तो WBC हो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स, इनका डिवीजन हुआ है। तो 2 मेन कैटेगरी होते हैं, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेनुलोसाइट बनते कहाँ पे हैं, ठीक है, तो बोन मैरो में, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट कहाँ बनते हैं, तो बोन मैरो में, ठीक है। तो ये देखना, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। न्यूट्रोफिल, अब हम याद कैसे करेंगे? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेजोफिल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का इस याद करने का तरीका है बेन, ठीक है, BEN, जो बचपन में हम देखते थे, बेंटेन, ठीक है। तो B से बेजोफिल, E से इयोसिनोफिल, N से न्यूट्रोफिल। अदर याद करने का तरीका ये है कि B से बेसिक, इयोसिनोफिल को एसिडोफिल भी बोलते हैं, तो बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल। तो ग्रेनुलोसाइट ग्रेन्स एंजाइम्स क्रिएट करते हैं, तो ऐसे करके भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। BEN से याद कर लो। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कौन सा ग्रेनुलोसाइट है कौन सा नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेजोफिल, ठीक है, ये सभी ग्रेनुलोसाइट हैं, ठीक है। तो एक तो बेन से भी याद कर सकते हो या फिर एसिडिक, बेस, न्यूट्रल से भी याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये एसिडिक है, ठीक है। तो ये एसिडिक, इसका जो नेचर है ग्रेन्यूल्स का, अच्छा ये इयोसिनोफिल, बेजोफिल, न्यूट्रोफिल, ये जो नेमिंग हुआ है ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या हुआ है, ठीक है। ये जो नेमिंग हुआ है नेम्ड बेस्ड ऑन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ देयर ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ देयर ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे इनका नेमिंग हुआ है, ठीक है। वाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ML, ठीक है, ML से याद कर लो, ML, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आर द ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। अच्छा ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है कि इसमें मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, ठीक है, 1 से 2 न्यूक्लियस, जैसे इयोसिनोफिल में 2 न्यूक्लियस है, हेडफोन की तरह ईयरफोन है, तो ऐसे याद कर लेंगे। बेजोफिल में 2 से 3 हो सकते हैं, S शेप का होता है, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। न्यूट्रोफिल में 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। लेकिन ये देखो मोनोसाइट में एक ही है, लिम्फोसाइट में एक ही है, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है कि ग्रेनुलोसाइट में मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बेन से हमने याद किया था, ठीक है, लोब्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है। और इनका जो नेमिंग होता है बेस्ड ऑन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ देयर ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इनमें तो ग्रेन्यूल्स होगा नहीं, एक ग्रेनुलोसाइट है, ठीक है।
वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर ए ग्रेनुलोसाइट्स, इनमें मल्टी लोब नहीं होता है, ठीक है, सिंगल लोब न्यूक्लियस होगा। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स, ठीक है, सेल्स, ठीक है, 60 to 65% आर द ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्लड में सबसे अबंडेंट कौन है, RBC, WBC में सबसे अबंडेंट कौन है, न्यूट्रोफिल, कितना परसेंट, 60 to 65% क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड बेजोफिल आर द लीस्ट, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा, ऐसे भी एक ग्रेनुलो में याद कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा सबसे कम AC में है, ठीक है, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है, या फिर बेन याद करके इसको छाट दो, ऐसे याद कर सकते हो, या फिर ML से याद कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट है 60 to 65%, और जो बेजोफिल है, ठीक है, बेजोफिल, ठीक है, ये जो बेजोफिल है, सॉरी ये ग्रेनुलोसाइट का पार्ट है, ये जो बेजोफिल है आर द लीस्ट, ठीक है, बेजोफिल लीस्ट होता है 0.5 से 0.1%, ठीक है, लीस्ट क्यों होता है, बिकॉज हम देखेंगे लीस्ट क्यों होता है, बिकॉज ये 3 चीज़ों का सिक्रेशन करता है, हिस्टामिन, हिपैरिन और सीरोटोनिन, इसका ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा बॉडी में, इन्फ्लेमेशन, वेजोटाइलेशन, वेजो कंट्रैक्शन, ये सब होने लगेगा, इसीलिए हम देखेंगे, ठीक है। तो ये लीस्ट होता है 0.5 से 0.1%, ये सभी क्वेश्चन आता है, यहाँ से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, ठीक है। अमॉन्ग देम, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल जो कि 60 to 65% है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट है, और जो मोनोसाइट है 6 से 8% है, यहाँ पे दे दिया है, आर फैगोसाइटोस्टिक सेल्स, ठीक है, ये फैगोसाइटोटिक करते हैं, ठीक है, मतलब कि ये मोटिलिटी शो करते हैं, डायापिटाइसिस कर सकते हैं, इट इज़ द ओनली सेल दैट WBC दैट कैन डू डायापिटाइसिस विद डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी कौन कौन सा आ जाता है, तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, हमें पता है ये फैगोसाइटोटिक है, और सबसे ज़्यादा नंबर में न्यूट्रोफिल होता है, ये माइक्रोपुलिसमेन है, ये मैक्रोपुलिसमेन है, मोटा है तो मैक्रोपुलिसमेन, ये माइक्रोपुलिसमेन है, बड़ा है इसीलिए इसको बोल देते हैं, ये सबसे बिगेस्ट सेल है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा नंबर वाला मोस्ट अबंडेंट है, और ये मोस्ट बिगेस्ट है, ठीक है, पूरे ब्लड में सबसे बड़ा सेल है ये, WBC में तो है ही, लेकिन ब्लड में भी सबसे बड़ा सेल है, ठीक है। तो दीज 2 आर द सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग आवर बॉडी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बेजोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व इन, ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ठीक है, तो ये इन्फ्लामेशन में काम आते हैं ये तीनों, ठीक है, ठीक है। और इयोसिनोफिल जो है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन्फ्लामेशन दिया है, यहाँ पे इन्फेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है, कैसे हम याद करेंगे, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, ठीक है, इससे हम याद कर लेंगे। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है 60 to 65%, उसके बाद ल्यूकोसाइट, क्वेश्चन आ चुका है ल्यूकोसाइट से, ल्यूकोसाइट कितना होता है, 20 से 25% होगा ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, अच्छा लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यहाँ पे दिया हुआ लिम्फोसाइट 20 से 25%, ठीक है। तो नेवर सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन आता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, ये होगा न्यूट्रोफिल 60 to 65%, फिर ल्यूकोसाइट होगा 20 से 25%, क्वेश्चन आ चुका है, फिर मोनोसाइट होगा, ठीक है, मोनोसाइट कितना है 6 to 8%, ठीक है, उसके बाद इयोसिनोफिल आएगा जो कि 2 से 3% है, एंड देन हमारा बेजोफिल आएगा जो कि 0.5 से 1% है। अच्छा ये तो ओवरऑल हो गया WBC में। अगर पूछे कि मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन है, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट, तो ग्रेनुलोसाइट में हमने देखा था BEN, तो ग्रेनुलोसाइट में सबसे अबंडेंट न्यूट्रोफिल, ओवरऑल भी सबसे अबंडेंट न्यूट्रोफिल, देन इयोसिनोफिल, देन बेजोफिल, ठीक है। लेकिन अगर ई ग्रेनुलोसाइट में पूछो, ठीक है, तो ई ग्रेनुलोसाइट में सबसे ज़्यादा कौन, लिम्फोसाइट, ठीक है, माइक्रोपुलिसमेन भाई कम है, ज़्यादा जाएगा, उसके बाद SPDM आएगा, मैक्रोपुलिसमेन मोटा सा, ठीक है, तो मोनोसाइट सबसे कम, ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट में, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा
ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है, देखो बैक्टीरिया या फिर वायरल कंडीशन में क्या होगा, जो टीएलसी है मतलब कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, बैक्टीरिया या फिर वायरल कंडीशन में ये बढ़ जाएगा, ठीक है, इसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है, ठीक है, साइटोसिस मतलब ज़्यादा, ठीक है, जैसे कि हमने इधर भी देखा था, आई थिंक इधर पोलीसाइटीमिया, ठीक है, यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस देखेंगे, ठीक है, अगर प्लेटलेट्स बढ़ जाए तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस बोल देंगे, ठीक है। तो टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाता है बैक्टीरियल वायरल कंडीशन में, यहाँ पे किसी बीमारी का नाम दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर एड्स हो जाए, टाइफॉइड हो जाए, यहाँ पे टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है कम हो जाता है, ठीक है, इसको ल्यूकोसाइटोपीनिया बोलते हैं, पीनिया मतलब कम हो जाना, ठीक है, बिकॉज हमें पता है एड्स वगैरह में टीएच सेल जो होता है CD4 सेल माइक्रोफेज वगैरह पे अटैक कर देता है, तो ये कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया वायरल कंडीशन वगैरह में ल्यूकोसाइटोसिस मतलब कि टीएलसी WBC वगैरह सब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा यहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, कलरलेस होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डिफेंस ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, न्यूक्लिएटेड होता है, पर MM³ इतना होता है, ठीक है, लेसर होता है, शॉर्ट लिव होता है, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट में इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इन तीन ग्रेनुलोसाइट में ये तीनों BEN आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ये लिम्फोसाइट ML ए ग्रेनुलोसाइट हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, नेवर लेट मंकी इन बनाना, ठीक है, मतलब कि ये हर ग्रेनुलोसाइट वेदर इट इज़ ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट सबसे अबंडेंट WBC यही है, ठीक है, और ये जो है सबसे लीस्ट एक ग्रेनुलोसाइट है ये, और सबसे ज़्यादा एक ग्रेनुलोसाइट ये है, एंड देन ये सबसे बड़ा सेल है पूरे ब्लड का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, इसका काउंट न्यूट्रोफिल का मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, माइक्रोपुलिसमैन है हमारा, देन बेजोफिल लीस्ट अबंडेंट इतना, ये क्वेश्चन आ जाएगा, न्यूट्रोफिल मोनोसाइड ये इतना, न्यूट्रोफिल हमने देख लिया, मोनोसाइड 6 to 8%, ये क्वेश्चन फैगोसिटिक करते हैं, ये क्वेश्चन तो आएगा ही, ये आ चुका है क्वेश्चन कि डिस्ट्रॉय सेल्स विद डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बेजोफिल क्या क्या सिक्रीट करता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, हिस्टामिन, ठीक है, सीरोटोनिन, हिपैरिन, ठीक है, देन इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन ये क्वेश्चन, ठीक है, इन्फ्लामेशन है, ये इन्फेक्शन है, IgE एलर्जी में काम आता है, ठीक है, इन्फेक्शन, ठीक है, यहाँ से ये कर लेंगे, ये इन्फ्लामेशन बिकॉज जहाँ पे ये हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, तभी तो हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन ये सभी करते हैं ना, तो ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है, रजिस्ट इन्फेक्शन एंड ऑल्सो एसोसिएट विद एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, ये देख लेंगे, ठीक है। देन आफ्टर ये हम स्टार्ट कर रहे हैं।